तो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। यस, वी आर लाइव नाउ। और सबसे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में यस और नो लिख करके बता दीजिए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट? टेल मी द चैट सेक्शन। दिखाई दे रही हूँ, अच्छे से सुनाई दे रही हूँ? जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उर्दू पेडागोजी के अहम तरीन सवालात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर। यस, ऑल ओके है ना? क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आ जाइए जल्दी से, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जो लोग नहीं किए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके चारों तरफ शेयर करके बुला दीजिए सबको। डीएलएड का बैच कब से स्टार्ट कीजिएगा मैम? डीएलएड का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द आप लोगों को बताया जाएगा। एकदम है पैसन। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा सब्र कर ले, उसके बाद से इतना धुआंधार आप सभी लोगों के अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का जो क्लास है, जल्दी से ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट ही कर देते हैं हम लोग। आज के इस क्लास की शुरुआत जल्दी से लिख दीजिए हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। यस, आग लगा करके लिख देना है ताकि जल्दी जल्दी स्टार्ट किया जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, जो कि उर्दू पेडागोजी हो या फिर लैंग्वेज कंप्रेशन, गद्यांश और पद्यांश हो। ये क्वेश्चन तो चाहे पेपर 1 के एस्पिरेंट हो या फिर पेपर 2, दोनों में पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, हैशटैग बिस्मिल्लाह, क्या बात है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप सभी लोग जल्दी से लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर वगैरह करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर ये हम लोग उर्दू पेडागोजी के अहम तरीन सवालात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए। और जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आज मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, पता है ये कौन से ईयर का है? मैं बता दे रही हूँ स्टार्टिंग में ही, ये 2021 का है। 2021 2021 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। लगातार मैं 25 तो खैर नहीं, 24 23 22 कराते आई हूँ। आज जो है 2021 के सवालात आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, यस। तो देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, और उसके बाद से आप सभी लोगों को ऑन एंड ओनली पेडागोजी के क्वेश्चन भी कराऊंगी, सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी का। सबसे पहले ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म तो हो जाए। तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर, और PYQ में जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही पेपर में भी आएगा, जो फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। लेवल वही रहेगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह जो है इबारत से स्टार्ट हो रहा है सवाल। इबारत यानी कि गद्यांश दिया है, इसको पढ़िए और सवालों के जवाब बताने हैं आपको गद्यांश को पढ़ करके। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ ही लेते हैं। लिखा है क्या? इबारत में लिखा है कि एक ज़माना था जब दरियाओं और तालाबों को शहरों की खुशकिस्मती समझा जाता था। साफ पानी के यह ज़राए इतराफ रहने बसने वाले इंसानों की सेहतमंद जिंदगी के जामुन होते थे। लेकिन आबादी में इजाफे की वजह से गंदगी बढ़ती जा रही है और कचरे और कूड़े में भी इजाफा होता जा रहा है। आज सहल पसंद और फैशनेबल सोसाइटी की गंदगी मोरियों और नालियों को ले जाकर तालाबों और दरियाओं में छोड़ दिया गया है। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा गया है गद्यांश में, यानी कि इबारत में आगे लिखा गया है कि जिसके वजह से बीमारियों के फैलने का अंदेशा बढ़ते जा रहा है। माहौल की कीमियाई आलूदगी भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कोयला के धुओं के अलावा मोटरों, लॉरियों, बसों और स्कूटरों में डीजल और पेट्रोल से निकलने वाले धुआं सेहत के लिए इंतहाई मुजिर है। मुजिर यानी कि बताइए, मुजिर का मतलब क्या होता है? इंतहाई मुजिर है।
क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगी, हैव पेशेंस। जल्दी से पहले इबारत को पढ़ लीजिए आप लोग। यस, मुजिर का मतलब होता है हानिकारक। हमारे लिए क्या है ये? मुजिर यानी कि हानिकारक है, नुकसानदह है, ऐसे भी कह सकते हैं। खाद और सीमेंट के कारखानों और चूने के भट्टियों से लेकर के पेट्रोलियम कारखाने वगैरह जैसी कारामद सनतें भी फिजाई आलूदगी का सबब बनती हैं। ठीक है, यानी कि कारण बनती है। तो ये इबारत हो गया। अब क्वेश्चन 121 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स ये लैंग्वेज 2 का है। मैटर नहीं करता है चाहे लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, आपको क्वेश्चन से मतलब है। तो 121 से सवाल होगा और आई थिंक 129 तक जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा। किसको शहर की खुशकिस्मती समझा जाता है? दरियाओं और तालाबों को, कुओं और नदियों को, समुंदर और तालाबों को, दरियाओं और झीलों को। बताइए। बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया है और मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से बता सकते हैं। क्या बात है, आंसर आने भी लगा। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। दरियाओं और तालाबों को शहरों की खुशकिस्मती समझा जाता है, ये स्टार्टिंग में ही कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला प्रश्न है 122 नंबर कि कौन सी जराए इंसानों की सेहतमंद जिंदगी के जामुन होती हैं? साफ हवा, साफ पानी की जराए, साफ सुथरा माहौल या फिर अच्छी ग़िज़ा और दवाएं। यस, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जबरदस्त। इसमें कहा गया साफ पानी की जराए इंसानों की सेहतमंद जिंदगी के जामुन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आबादी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? बताइए। गुरुमा मेरा एग्जाम है 11 को, पटना में है, आशीर्वाद दीजिए गुरुमा। 11 को है पटना में। आरती कुमारी जी, आपको ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम एकदम जबरदस्त जाएगा, बस डरना नहीं है आपको। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। जितना आपने पढ़ा है, जीविका ही का ही ना है, जीविका का ही होगा, तो बिल्कुल भी डर, जो आप पढ़ी हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखना है। और कॉन्फिडेंस के साथ ये सोचना है कि हम जितना पढ़े हैं ना, अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो छोड़ेंगे नहीं, और क्वेश्चन तो छोड़ कर नहीं आना है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है आपको। और ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद है हमारा आप सभी लोगों के साथ। पूरी टीम की दुआएं और आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। और मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आपके कलम में, आपके दिमाग में, आपके हाथ में इतनी शक्ति आ जाए कि आप हर एक सवालों का जवाब बिल्कुल सही सही लिख करके आए। ऑल द बेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आबादी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? गंदगी और आलूदगी में इजाफा, बेरोजगारी और बीमारी में इजाफा, गिजाई किल्लत और रहने की वसाइल में इजाफा, और गंदगी, कचरे और कूड़े में इजाफा। सब तो वही है। ऑप्शन नंबर ई में रहता ऑल, तो हम लोग ऑल लगा देते। लेकिन खैर यहाँ पर इबारत यानी कि गद्यांश के हिसाब से बताना है। यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। गंदगी, कचरे और कूड़े में इजाफा, ये इबारत यानी कि गद्यांश में कहा गया था। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक। अगला सवाल, कौन सी आलूदगी आज एक बड़ा खतरा है? ए में दिया है माहौल की कीमियाई आलूदगी, बी में दिया है माहौल की हयातियाती आलूदगी, माहौल की कसाफती आलूदगी, और आवाज़ की आलूदगी। कंफर्म, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। माहौल की कीमियाई आलूदगी की ही बात कर रहा है।
वेरी गुड। इबारत में कीमियाई आलूदगी की ही बात की गई थी, माहौल की कीमियाई आलूदगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर कि डीजल और पेट्रोल से निकलने वाला धुआं किसके लिए मुजिर है यानी कि हानिकारक है? पेड़ पौधों के लिए, या फिर सेहत के लिए, या फिर खाने की चीजों के लिए, या फिर पानी की जराए के लिए? यस, क्या बात है, एकदम जबरदस्त, धड़ाधड़ ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। वेरी गुड। सेहत के लिए उसमें कहा गया है कि ये जो डीजल और पेट्रोल से निकलने वाला जो धुआं है ये सेहत के लिए मुजिर है यानी कि हानिकारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद और सीमेंट के कारखानों, चूने के भट्टियों, पेट्रोल के कारखाने कौन सी आलूदगी का सबब बनती है? कौन सी आलूदगी का सबब बनती है, कारण बनती है? फिजाई आलूदगी, आबी आलूदगी, आवाजों की आलूदगी, या फिर कीमियाई आलूदगी? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ए और डी, ए और डी। चलिए इसी बात पर देख लेते हैं, देखने में क्या है। खाद और सीमेंट के कारखाने, चूने की भट्टी और पेट्रोल के कारखाने कौन सी आलूदगी का सबब यानी कि कारण बनती है? एक बार इबारत को देखते हैं। खाद और सीमेंट के कारखानों और चूने की भट्टियों से लेकर पेट्रोलियम कारखाने वगैरह जैसी कारामद सनतें भी फिजाई आलूदगी का सबब बनती है। लीजिए, फिजाई आलूदगी का सबब बनती है। कौन सी आलूदगी? तो फिजाई आलूदगी की बात की जा रही है। तो कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या बात है, जो लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे थे प्रेजेंट ऑफ माइंड एकदम जबरदस्त है। आलूदगी, फिजाई आलूदगी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसके इजाफे की वजह से गंदगी बढ़ती जा रही है? बीमारियों के बढ़ने, या फिर बारिश कम होने की वजह से, या फिर आबादी में इजाफा होने की वजह से, या फिर माहौल में आलूदगी की वजह से? किसके इजाफे की वजह से गंदगी बढ़ती जा रही है? इनफैक्ट इबारत में भी कहा गया था कि पहले आबादी कम थी, अभी आबादी ज़्यादा हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी, आबादी में इजाफा होने की वजह से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजह की जमा यानी कि बहुवचन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है वजूहात, वजूहाती, वजहितें और वजीहात। जमा यानी कि बहुवचन, प्लूरल, ये बहुत आसान है। वजह का जमा बहुवचन होता है वजूहात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नहीं, हिदायत दी गई है। 128 तक ही दिया था, चलिए कोई बात नहीं। जो इबारत था उससे 121 से लेकर के 128 तक क्वेश्चन पूछा था। अब 129 से लेकर के 135 तक जो क्वेश्चन पूछेगा, फिर से देखिए इबारत से ही पूछेगा। कभी कभी इबारत ही दे देता है, शेरी हिस्सा भी देता है, बट कभी कभी इबारत दे देता है। दोबारा इबारत पढ़ना है यानी कि दोबारा आपको गद्यांश पढ़ना है और 129 से लेकर 135 तक के सवालों का जवाब आपको बताना है। तो देखिए, ये है इबारत। सईद कहता है बाजी यह अमजद कहाँ भागा जा रहा है? तो उजरा कहती है अमजद को बेवकूफ़ बनाया है मैंने। तो सईद कहता है वह कैसे? तो उजरा कहती है मैंने उससे कहा कि हमारे घर में एक बड़ा अजीब व खूबसूरत तोता आया है, चॉकलेट लेकर आओ तो तुम्हें दिखाऊंगी। वह चॉकलेट लेने अपने घर गया है। तो सईद बोलता है तोता कहाँ है तोता? तो उजरा बोली तुम भी न रे तोते निकले भाई, हम मजे से चॉकलेट खाएंगे। अच्छा, मतलब बेवकूफ़ बनाती है तोता बोल करके। तो सईद बोलता है और तोता
कैसे दिखाओगी? तो उजरा कहती है मैं अंदर जाऊंगी और बाहर आकर कह दूंगी है तोता उड़ गया और झूठ मूठ रो पड़ूंगी। लीजिए, मतलब ये बेवकूफ बनाने का सोचिए चॉकलेट खाने के लिए। अमजद से बोलिए कि तोता आएगा, तोता है हमारे पास, पहले चॉकलेट लेकर के आओ। लेकिन वो बोल, फिर सईद बोलता है कि तुम तोता कैसे दिखाओगी उसे जब बोल दी हो तो बोल रही है कि मैं अंदर से आऊंगी बाहर और आकर के कह दूंगी हाय तोता तो उड़ गया और झूठ मूठ रो दूंगी। तो इस तरीके से जो है ये गद्यांश यानी कि इबारत दी गई थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 129 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर लाने जा रही हूँ। यह फनी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी आप कह सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप लोग, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम है। देखिए 129 नंबर सवाल, इस इबारत का सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उजरा ने अमजद को क्या बनाया? बेवकूफ, नादान, उल्लू या फिर चुगत? नहीं नहीं, बेवकूफ की ही तो बात की जा रही है कि मैंने बेवकूफ बनाया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमजद क्या लेने के लिए भागा था? चॉकलेट, आइसक्रीम, लड्डू, पेड़ा? ये भी आसान है। मतलब इबारत और शेर से 15 जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान है। आप लोग 15 में 15 सही कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ऑप्शन नंबर ए चॉकलेट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है उजरा ने अमजद को किसके बारे में बताया? मौसम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, तोते के बारे में या फिर इम्तिहान के बारे में? जी हाँ, वो तोते के बारे में बताती है कि मेरे पास तोता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, उजरा के घर में कैसा तोता था? बड़ा अजीब और खूबसूरत तोता, या फिर लाल रंग का अजीब तोता, या फिर हरे रंग का बदसूरत तोता, भूरे रंग का अजीब तोता? तो उसमें कहा गया है कि बड़ा अजीब और खूबसूरत तोता, ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उजरा ने चॉकलेट खाने के बाद तोता दिखाने की क्या तरकीब सोची थी? वो सोची थी कि मैं चॉकलेट खा लूंगी और उसके बाद से आकर के बाहर कहूंगी कि तोता उड़ गया। तो कौन से ऑप्शन में है? तोता मर गया नहीं, तोता उड़ गया कहकर झूठ मूठ रो पड़ूंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वो सोची थी कि तोता उड़ गया कहकर झूठ मूठ रो पड़ूंगी मैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, झूठ का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द बताइए। सच, अच्छाई, बुराई या फिर भलाई? तो झूठ का सच, सच का झूठ। ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। ग्रामर से वाकई में बहुत आसान सवाल पूछा जाता है सीटेट में। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज कंप्रेशन का 135 नंबर। उसके बाद से पेडागोजी स्टार्ट होगा। तोता की जमा बताइए। तोतो, तोवातीन या फिर तोवातीनो या फिर औतात? यस, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बाकी ऑप्शन नहीं होगा। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए अब पेडागोजी के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। यस, अब पेडागोजी का अभी तक 15 में 15 आप सभी लोगों का सही हुआ होगा, मुझे पूरा यकीन है। बताइए, 15 आउट ऑफ 15 सही, 135 तक। अब 136 से लेकर 150 तक पेडागोजी का सवाल के लिए तैयार हो जाइए। यस, चलिए बहुत बढ़िया। 15 15 14 एक गलत भी हो गया। गद्यांश और पद्यांश, प्रोज एंड पोएट्री में भी आप लोग गलत कर दे रहे हैं। चलिए अब पेडागोजी के सवालों का जवाब जो है वो सोच समझ करके दीजिएगा। इतना लंबा क्वेश्चन पूछता है पेडागोजी में, लंबा लंबा एकदम ऑप्शन देता है।
जबान की आमोजिश के बारे में दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है, यानी कि भाषा के अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में दिया है जबान की महारतें एक जबान से दूसरी जबान में मुंतकल की जा सकती हैं। सेकंड में अगर बच्चे को मौका और दरकार वक्त दिया जाए तो वह कई जबानें सीखने की सलाहियत रखता है। सी में दिया है मादरी जबान दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में हारिज होती है। डी में दिया है मादरी जुबान दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में मुआविन होती है। अब बताइए क्या होगा। क्या बात है, जबरदस्त, सी 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 सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा दुरुस्त नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि मादरी जबान दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में हारिज हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही कथन गलत है। तो पेडागोजी का सबसे पहला सवाल सही हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अमल जिसके जरिए आमुजगार पढ़ना सीखता है वह है, बताइए। ऑप्शन ए में है मनसूबाबंद और खती, बी में है तरक्कियाती, कलिया पर मबनी और जबान पर मबनी। वह अमल जिसके जरिए आमुजगार पढ़ना सीखता है वह अमल तरक्कियाती कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, तरक्कियाती। और वैसे भी जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे पढ़ना, कहीं कहीं दीवार पर लिखना शुरू कर देते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर किताब लेकर के उलटते पलटते रहते हैं। देखते छोटे छोटे बच्चे, उनको शौक होता है कि हमारे पास किताब हो, तो रोना शुरू कर देते हैं। तो एक पुराना कॉपी उठा करके दे दिया जाता है, उसी को सिर्फ पेज पलटते रहते हैं, सिर्फ पेज पलटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है यहाँ पर, जब बच्चा किसी जबान को दूसरी या तीसरी जबान के तौर पर सीखता है तो उसे समझा जाता है। ये बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया है। किसी जबान को दूसरी या फिर तीसरी जबान के तौर पर सीखेगा बच्चा, तो क्या उसे जबान का हुसूल कहेंगे, यानी कि अर्जन कहेंगे, जबान की तजरीद कहेंगे, जबान का नुमू कहेंगे, या फिर जबान की आमोजिश? तो उसको क्या कहेंगे? जबान की आमोजिश, यानी कि अधिगम। दूसरी जबान जो बच्चा सीखता है उसका अधिगम ही तो होता है दूसरी या फिर तीसरी जबान, जबान की आमोजिश। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जबान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा तरीका मौजू है? क्या बात है। तो ऑप्शन ए में दिया है इखलाकी बयान के लिए कहानियों का इस्तेमाल, किसी कलिये की तदरीस के लिए कहानी का इस्तेमाल, या फिर हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान। जबान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से कौन सा तरीका सही है, मौजू है, सुटेबल है? तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान। यानी कि कहानी के जरिए जो आप मकसद पूरा करना चाहते हैं वो मकसद पूरा हो जाए, जो आपने हिकमत अमली तैयार की है वो पूरा भी तो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है कि चौथी जमात का उस्ताद तलबा को बहुत से जुमले देता है। फोर्थ क्लास का जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को बहुत से सेंटेंसेस देता है जिसमें वह के साथ और के लिए जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। जब तलबा उस्ताद के उन मुकर्ररा मकानी अल्फाज से वाकिफ़ हो जाते हैं तो उस्ताद उन लफ्ज़ों की मदद से दूसरे जुमले लिखने के लिए कहता है। अच्छा, यानी कि के साथ और के लिए लगाकर कोई दूसरा जुमला लिखने के लिए कहता है जब वो सीख जाते हैं।
और आखिर में उनसे बताता है कि यह अल्फाज हुरूफे जार हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन ए में दिया है कवायद की तदरीस, तौज़ीही मालूमात, शूरी बेदारी या फिर खेल के अंदाज में कवायद। यस, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा था सीटेट में, जो मैंने आप लोगों को बताया था। यस, इसको कहा जाएगा, नहीं, यहाँ पर शूरी बेदारी यानी कि बच्चे को पता नहीं था, बाद में बताया गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। पहले के लिए और के साथ, ये जो दोनों वर्ड हैं इनका यूज करके जुमले लिखा करके पहले टीचर ने सिखाया और सब बच्चा सीख गया। तब टीचर ने कहा कि यही दो के साथ और के लिए, इन दोनों शब्द का लफ्ज का यूज करके तुम और भी सेंटेंस यानी कि जुमले लिखो। और फिर लास्ट में वो बताया कि ये के लिए और के साथ जो दोनों लफ्ज हैं, जो दोनों शब्द हैं, ये क्या है, ये हुरूफे जार है। इन अल्फाज को हुरूफे जार कहते हैं। तो पहले बच्चा सीख गया और तब उसके शऊर में यह, उसके दिमाग में ये डाला गया कि ये जो अल्फाज हैं ये क्या है, हुरूफे जार है, बाद में बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी शऊरी बेदारी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत बतौर पॉलिसी का एक मतलब है। तो यहाँ पर बोल रहा है का क्या मतलब है। इट मीन्स कसीर लिसानियत बतौर पॉलिसी, बहुभाषिकता का क्या मतलब है, ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन ये रहे। चलिए, चारों ऑप्शन दिख रहा है ना। ऑप्शन ए में दिया है, आपको क्या बताना है, कसीर लिसानियत बतौर पॉलिसी का क्या मतलब है। ऑप्शन ए में दिया है कि तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी ज़ुबान या घर की ज़ुबान में शुरू करते हैं और आगे चलकर मज़ीद ज़बानें सीखते जाते हैं। तमाम बच्चे रियासती ज़ुबान को तदरीस के मीडियम के तौर पर सीखते हैं और अंग्रेज़ी हिंदी सीखते हैं। तमाम बच्चे बुनियादी दर्जात से ही अंग्रेज़ी, रियासती और हिंदी ज़ुबान सीखते हैं। डी में दिया है मादरी ज़ुबान को प्राइमरी सतह पर और अंग्रेज़ी ज़ुबान को आला प्राइमरी सतह पर बतौर मीडियम सीखते हैं। अब आप ही लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कसीर लिसानियत बतौर पॉलिसी का मतलब है कि तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपने मादरी ज़ुबान या घर की ज़ुबान, जो घर से बच्चा ज़ुबान भाषा सीख लिया है, उसी ज़ुबान में उनकी स्कूली तालीम होती है। यानी कि स्कूली तालीम अपने घर की ज़ुबान, मादरी ज़ुबान से ही शुरू करते हैं और आगे चलकर वो मज़ीद ज़ुबानें सीखने और एक्स्ट्रा ज़ुबान, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अलग अलग ज़ुबानें सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, सीखते चले जाते हैं। तो यही तो है कसीर लिसानियत। बच्चा एक भाषा अनेक भाषा सीखता है, बहुभाषिकता। ऑप्शन नंबर, इसी को मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 142 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान की आईन में हिंदी ज़बान की हैसियत क्या है। परफेक्ट, अच्छा सवाल है। कौमी ज़बान, सरकारी ज़बान, मुआविन सरकारी ज़बान या फिर क्लासिकी ज़बान। हिंदुस्तानी आईन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दस्तूर हिंद इसको कहा जाता है, दस्तूर हिंद भी कह सकते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में जो हिंदी है, हिंदी ज़बान की हैसियत क्या है। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, सरकारी ज़बान। हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में, ऑफिशियल लैंग्वेज। और इंग्लिश को मुआविन सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इंग्लिश को मुआविन सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 143 नंबर है कि इब्तदाई बरसों में आमुज़गार की गलतियों की क्या करनी चाहिए, ये आपको बताना है। इब्तदाई बरसों में, शुरुआत के वर्षों में जो आपके छात्र हैं उनकी गलतियों की क्या करनी चाहिए। इस्लाह फ़ौरन कर देनी चाहिए या फिर इस्लाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मश्क के ज़रिए उन्हें गलतियों को बताना चाहिए या फिर ज़ायद काम और मश्क के ज़रिए उनकी इस्लाह करनी चाहिए। बताइए क्या होगा।
यस, इसमें तो कहा ही नहीं गया है कि फौरन इस्लाह कर देनी चाहिए, इस्लाह फौरन करनी चाहिए, ये नहीं कहा गया है, क्योंकि इब्तदाई वर्ष में है बच्चा। इस्लाह बिल्कुल भी नहीं है, जब तक इस्लाह नहीं करेंगे तो बच्चा सही जानेगा कैसे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। मश्क के जरिए उन्हें गलतियों को बता देना चाहिए, ठीक है, जिससे उनको पता भी ना चले। आप नाम भी नहीं ले रहे हैं बच्चे का, प्रैक्टिस के दौरान आप जब सिखा रहे हैं उसी वक्त बता दीजिए, ताकि बच्चे को अपने आप पर वो शर्म भी ना आए कि मैंने गलत पढ़ दिया। किसी भी बच्चे का नाम नहीं लीजिए, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो ठीक है, बाद में आपको उसे बताना है। सभी बच्चे का एक्टिविटी जो भी आपको पढ़ाना है पढ़ा रही है, लास्ट में आप जो जो गलतियां है उसको नोट करके रखिए और लास्ट में सबको बताइए, किसी का नाम ना लेकर के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये एनसीएफ और नेप 2020 भी कहता है कि तुरंत इस्लाह नहीं करनी चाहिए, गलती अगर बच्चा कर रहा है तो तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। 144 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि 5वीं जमात का उस्ताद तलबा से अपनी पसंद के बारे में ग्रुप में तबादला ख्याल करने और अहम किताबों को जुमलों में लिखने के लिए कहता है। अहम किताबों में बोल रही हूँ, सॉरी, अहम बातों को जुमलों में लिखने के लिए कहता है। तलबा ने अपने ख्यालात को नोट किया, एक खाका बनाया और एक इक्तबास लिखा। लिखने के इस तरीके को आप क्या कहेंगे? ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। 5वीं क्लास का जो टीचर है वो अपने छात्रों से अपनी पसंद के बारे में ग्रुप में तबादला करने के लिए और अहम बातों को जुमले में लिखने के लिए कहता है। यानी कि वो कहता है कि ग्रुप बना लो और अपनी अपनी पसंद की बातें करो, तुम्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है, और अपनी अहम बातों को जुमले में लिखो। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने ख्यालात को नोट करते हैं, एक खाका उन्होंने बनाया, इक्तबास लिख दिया। तो लिखने के इस तरीके को आप क्या कहेंगे? लीजिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए में दिया है लिखने का पैदावारी तरीका, लिखने का अमली तरीका, लिखने के लिए हिकमत अमली के तौर पर नोट तैयार करना, या फिर जाती तौर पर लिखना। बताइए क्या होगा? यस, बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो लोग यहाँ पर बी लगा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ये लिखने का अमली तरीका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, लिखने का अमली तरीका। बच्चा सोच रहा है, अपने ख्यालात को नोट कर रहा है, और फिर इक्तबास लिख करके तैयार कर दे रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर 145 नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद मुख्तलिफ मौके पर आमोजगारों की आमोजिश और कारकर्दगी के नमूनों को जमा करता है और अंदाज़ा कद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें नोट करता है। अंदाज़ा कद्र के इस अमल को क्या कहते हैं? लीजिए, बहुत आसान, बहुत आसान है। आप लोग बिना ऑप्शन के आंसर बता सकते हैं। बिना ऑप्शन का क्या बात है, साजिया ने बिना ऑप्शन का आंसर बताया है। ऑप्शन ए, अच्छा दिख भी रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है। पोर्टफोलियो, तकमीली अंदाजा कद्र, जामे अंदाजा कद्र और गैर रस्मी अंदाजा कद्र। वेरी गुड। तो यहाँ पर बोला गया है कि उस्ताद जो है शिक्षक मुख्तलिफ मौके पर आमोजगारों की आमोजिश, यानी कि बच्चा कहाँ तक सीखा है, और एक्टिविटी जो उसकी कारकर्दगी है उसकी गतिविधियों के नमूनों को जमा करता है, और अंदाजा कद्र यानी कि मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें सब नोट करता है। तो अंदाजा कद्र के इस अमल को कहा जाता है पोर्टफोलियो। अंदाजा कद्र, ठीक है, वो पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है एक तरह से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, पोर्टफोलियो। यस, पोर्टफोलियो में पूरी बच्चे का रिपोर्ट होता है। एक बार पोर्टफोलियो देख लेंगे तो पता चलेगा कि आप बच्चे जो है ना वो कहाँ तक उनका विकास हुआ है, कहाँ तक उनकी आमोजिश हुई है, कहाँ तक वो सीखे हैं, उनकी नशोनुमा कहाँ तक हुई है, पोर्टफोलियो रिपोर्ट देखने के बाद, ठीक। तकमीली अंदाजा कदर तो ये सिलेबस के ख़त्म होने के बाद होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ज़बान की तदरीस का कौन सा तरीका
आमोजिस के माहुसल पर मुर्तकज है? ऑप्शन ए में दिया है मादरी ज़ुबान पर मबनी ज़ुबान की तदरीस, अहलियत पर मबनी ज़ुबान की तदरीस, तरसीली ज़ुबान की तदरीस और ज़ुबान की तदरीस का ज़ू लिसानी तरीका। ज़ुबान की तदरीस का कौन सा तरीका आमोजिश के माहुसल पर मुर्तकज है? ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मुर्तकिज का मतलब हो सकता है, आप ले सकते हैं ज़ुबान की तदरीस का कौन सा तरीका आमोजिस के माहिसिल पर मुर्तकिज है, यानी कि निर्भर है, निर्भर कह सकते हैं। यस, कौन सा तरीका आमोजिश के माहसल पर मुर्तकिज है? माहसल पर मुर्तकिज है, माहसल का मतलब फायदा भी होता है, एक इसका अर्थ लाभ, खुलासा, सारांश, निष्कर्ष भी होता है। कौन सा तरीका आमोजिश यानी कि अधिगम के माहसल पर मुर्तकिज है? तो मादरी ज़ुबान पर मबनी ज़ुबान की तदरीस तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही लग रहा है, अहलियत पर मबनी ज़ुबान की तदरीस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अहलियत पर मबनी यानी कि आधारित ज़बान की तदरीस यानी कि शिक्षण। ठीक, सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। उस्ताद लफ्जियात की तदरीस के लिए घर से बर्तन और खिलौने लाता है ताकि उन्हें सियाक में इस्तेमाल कर सके। इन अशिया को क्या कहेंगे? ये तो आप लोगों को पता ही है, बताइए इसको क्या कहेंगे। यस, इसको रीलिया ही कहा जाता है। अगर घर से कोई भी कुछ भी लेकर के आए कुछ भी लेकर के ना आए, मतलब टीचर अगर लेकर के आए, सियाक में इस्तेमाल करके सिखाए बच्चों को, तो उसे रीलिया कहते हैं। बर्तन, खिलौने। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। 148 नंबर क्वेश्चन कि उस्ताद अपनी क्लास को 4 के ग्रुप में तकसीम कर देता है, ठीक है, और काफ़ी गौर व खोज के बाद बहस व मुबाहसे के ज़रिए फितरी मनाजिर, इमारतों और अफराद पर ख्यालात यकजा करने और उन पर एक मुख्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। इस अमल को क्या कहेंगे? बिना ऑप्शन का आंसर आप लोग बता सकते हैं, बताइए। बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि उस्ताद अपनी क्लास में 4 के ग्रुप में तकसीम करता है, अपने क्लास को 4 के ग्रुप में जो है तकसीम बांट देता है, और काफ़ी गौर व खोज के बाद बहस और मुबाहसा के ज़रिए फितरी मनाजिर, इमारतों और अफराद पर ख्यालात यकजा करने और उन पर एक मुख्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। यानी कि बच्चों को वो कौन सा काम, कौन से अमल करने को कह रहा है? प्रोजेक्ट का काम। ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया है, देखिए, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, जोर दे रहा है कौन से अमल पर? उस्ताद बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क पर जोर दे रहा है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर 149 149 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीसरी जमात का उस्ताद
नज्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वह आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करे। इस तरह वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? याद कीजिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। बहुत सारे सीटेट में 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था और फिर वो रिपीट भी हो रहा है। तो तीसरी जमात का उस्ताद नज्म नरगिस कविता नरगिस पढ़ाने से पहले वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास में पाए जाने वाले फूल, घास और पौधों के बारे में बातचीत करने के लिए कहता है। तो इस तरह वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है। डीएलएड 2026 उर्दू का प्रिपरेशन कराइए। बिल्कुल, बहुत जल्द डीएलएड 2026 का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को बहुत जल्द ये जो है अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाइए। बहुत जल्द आप सभी लोगों के बीच डीएलएड का न्यू बैच लॉन्च होने वाला है, स्पेशली फॉर 2026। ऑल सब्जेक्ट का ज़बरदस्त, खतरनाक और धुआंधार तैयारी होगी। इस बार से भी डबल धमाकेदार, जो अभी बैच खत्म हुआ। ऑप्शन ए में दिया है, आमोजगारों से तवक्को करता है कि वह अपने घर से नरगिस का फूल लेकर के आए। ऐसे तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उस्ताद चाहेगा कि इसके जितने भी बच्चे हैं, छात्र हैं, वो अपने घर से फूल लेकर के आए, नरगिस का फूल नहीं। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबका मालूमात को जोड़ रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो आप लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पर उस्ताद जो है ना, नरगिस नाम का चैप्टर पढ़ाने से पहले, कविता पढ़ाने से पहले बच्चों से आपस में बातचीत करने के लिए कहता है, रास्ते में, घर के आसपास फूल, पौधे, पेड़, पत्तियों के बारे में। इसका मतलब जो टीचर है वो क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबका मालूमात को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, रियल लाइफ से जोड़ने को, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, सही आंसर होना चाहिए कि दर्ज झैल में से कौन सा बयान जबान की तदरीस के हवाले से दुरुस्त है? ए में है, लिखने से पहले पढ़ने का फरोग। सेकंड में दिया है, आमोजगारों के लिए पढ़ने से पहले लिखना जरूरी है, पढ़ना और लिखना साथ साथ फरोग पाते हैं, या फिर पहली जबान दूसरी जबान की आमोजिश में हारिज होती है। जरा यहाँ पर देखिए तो कितना आसान सा सवाल पूछ दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बयान जबान की तदरीस के हवाले से दुरुस्त है, सही है? कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के हवाले से सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लिखने से पहले पढ़ने का फरोग। ये तो कभी होता नहीं है। आप देखेंगे एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि LSRW, ये चारों जो स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल्स अलग अलग नहीं होती है, एक साथ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। आमोजगार के लिए पढ़ने से पहले लिखना जरूरी है, नहीं, गलत। पढ़ना लिखना साथ साथ फरोग पाते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बाकी डी में दिया है, पहली जबान दूसरी जबान की आमोजिश में हारिज होती है, तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत। ठीक, तो सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट। बताइए कैसा रहा आज का ये क्लास और 30 में आपने कितना सही किया? टेल मी इन द चैट सेक्शन, जल्दी से बताइए। और आज की इस क्लास का जो PDF है आप लोगों को मिलेगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम से। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे। लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू कि आप वीडियो को लाइक करें और आप लोग के कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, अपने परिवार में जो लोग नए नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए। एंड दिस इज़ घंटी, तो इस घंटी को दबा लेंगे ताकि जब भी लाइव क्लास हो या फिर वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा और 30 में आपने कितना सही किया है, ताकि आज के इस क्लास में
ये अंकित हो जाए कि आज के इस क्लास में आपने 30 में इतना सही किया है। जितना भी आपने सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में टारगेट रखना है कि 30 में 30 सही हो जाए। तो चलिए अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। 30 में 29 क्या बात है, ज़बरदस्त। 30 में 27, 30 में 28 एमडी परवेज सीटेट मिशन 30 में 29, जीनत परवीन 30 में 28, शाइस्ता परवीन 30 में 26, मुर्शिद आर्यन 30 में 27, नूरी फातिमा 30 में 28, ज़बरदस्त है। सबा खान का भी 30 में 28 है, जीनत आरा का 30 में 29, क्या बात है। शिबू जी का 30 में 20, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, थ्योरी क्लास प्लस प्रीवियस वीडियो जो PYQs मैंने कराए हैं, सारा का सारा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही टपक पड़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। 30 में 28 नाफिया सना, अच्छा। 30 में 29 है यहाँ पर जीनत आरा, मैंने नाम लिया था आपका। मुजफ्फर हुसैन 30 में 28, वेरी गुड। 30 में 27 आतिया नाज। चलिए, तो ये जो 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ, अगले क्लास में जो है ये 1-2 भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, अगले क्लास में टारगेट लेकर के चलना है कि पूरा 30 में 30 सही हो जाए। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगले क्लास में 30 में 30 हम लोग सही करेंगे और मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि क्लास कैसा रहा। थैंक